हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन सेकंड स्पेशल सेशन ऑफ PYQs। लेकिन आज हमारा थोड़ा सा ट्विस्ट है। आज हम PYQs नहीं करने वाले, आज हम करने वाले 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो जीके में पूछे जा सकते हैं। अब चाहे आप इसके लिए RMS की बात कीजिए या सैनिक स्कूल की बात कीजिए या RIMC की बात करो या नवोदय की बात करो या सैनिक यूपी की बात करिए या फिर आप किसी भी जीके से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बच्चों के लेवल के होते हैं, आप किसी भी ओलंपियाड वगैरह की भी अगर बात कर लें तो उसमें पूछे जाने वाले आज कुछ 50 क्वेश्चंस हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी से चलते हैं। इसमें आपके सारी चीजें कंटेंट है। देखो, ज्योग्राफी भी आएगी, जीके के अंदर आपका थोड़ा बहुत साइंस भी आ जाएगा, थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स भी आएगा, थोड़ा बहुत सिविक्स भी आएगा एंड थोड़ा बहुत अगर हम देखें तो सब कुछ आ जाएगा, यानी कंप्लीट SST और साइंस का पैकेज है ये। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। ज्यादा हम टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, हमें जल्दी से करना है इसको, क्योंकि आज हमारा टारगेट है कि 50 क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने ही करने हैं। So now let's start. Okay, the first question is which planet has the longest day of all among the planets in our solar system? हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट होते हैं। इन 8 प्लैनेट में से वो कौन सा प्लैनेट है जिसपे सबसे ज्यादा लंबा दिन होता है? तो सोच लीजिए, मरकरी होगा, वीनस होगा, अर्थ होगा या जुपिटर होगा। तो अगर हम जल्दी से देखें तो इसमें देखिए, मरकरी जो है वो कहाँ आता है? पास में आ जाता है। तो हम सोचेंगे भाई सूरज के पास रहता है तो इससे ज्यादा लंबा होना चाहिए। ना 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 ना, ऐसा नहीं होगा। अब अर्थ में तो हमें पता है मीडियम सा रहता है ना, आधा दिन आधा रात। जुपिटर में भी ऐसा ही है, लेकिन इसकी बहन है वीनस। वीनस जो है वो एक प्लैनेट है जिसके अंदर क्या रहता है? सबसे लॉन्गेस्ट डे होता है ऑफ ऑल अमंग दी प्लैनेट। सारे प्लैनेट्स में से सबसे लंबा दिन वीनस का होता है। तो याद रख लें, हमारी मौसी जी जो है वीनस जी, वही क्या है? सबसे ज्यादा लंबा डे करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट डे चलते हैं। Which of the following pairs are incorrectly? Incorrectly कौन से पेयर्स हैं जिसमें हमें देखना है कि जिसका पेयर नहीं मैच कर रहा है? देखिए, गौतम बुद्धा गॉट मैरिड एट 16 ईयर्स, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है कि 16 ईयर्स की उम्र में उनकी शादी हो गई थी, क्योंकि लगभग उस जमाने में ये होता था कि 20 की उम्र के अंदर तो राजपाट दे दिया जाता था। गौतम बुद्धा वर्धमान महावीर अवॉर्डेड भारत रत्न। वर्धमान महावीर के समय में भारत रत्न दिया गया था। ये थोड़ी बात अटपटी नहीं लग रही है कि भारत रत्न कब आया और महावीर भगवान कब आया? तो ये तो भैया कॉम्बिनेशन गलत हो गया। इब्राहिम लोदी का जन्म 540 BC नियर वैशाली। कहां से हो सकता है? इब्राहिम लोदी कौन था? एक इन्वेडर था जिसने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। तो ये तो भैया हमारे यहाँ का था ही नहीं, तो फिर कैसे इसको बोल दें? दूसरा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यार हद हो गई, बाबर के समय में कहां से राजेंद्र प्रसाद आ गए जिन्होंने पानीपत का युद्ध लड़ लिया था? तो भाई ये भी कॉम्बिनेशन गलत है। तो इसका मतलब हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन है? BCD। तो ये जो है तीनों के पेयर क्या है? बिल्कुल गलत है, ये यहां पर सही नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच पर्पस इज ड्राइड डंग यूज्ड एज सोर्स ऑफ एनर्जी? ज्यादातर किस पर्पस के लिए हमारे भारत में काउ डंग केक को, यानी कि गोबर को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ड्राइड डंग भी कहा जाता है? तो देखिए, डोमेस्टिक के लिए, कमर्शियल के लिए, फॉर पावरिंग पंप्स के लिए या इंडस्ट्रियल के लिए? सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक, क्योंकि सबसे ज्यादा पहले घरों में ही इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता था। कमर्शियल पर्पस के लिए इतना नहीं होता, क्योंकि आज भी नहीं हो रहा है इसका। फॉर पावरिंग पंप्स, पंप्स को भी पावर देने के लिए। और इंडस्ट्रियल में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता, क्योंकि इंडस्ट्री ज्यादा बूम तब हुई थी जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में मशीन्स का यूज दौर चालू हो गया था। तो अब मैकेनिकल चीजों के लिए हम इंडस्ट्रियल का मान सकते हैं, लेकिन डोमेस्टिक पर्पस के लिए आज भी हमारे भारत के कुछ गांव अभी भी ट्रेडिशनल तरीके से चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, जहां आज भी ड्राइड डंग का क्या किया जाता है, यानी काउ डंग का, यानी गोबर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which waterfall is called the smoke that thunders? यानी कौन सा ऐसा वाटरफॉल यानी झरना है पानी का जिसको द स्मोक दैट थंडर्स यानी कि इस नाम से जाना जाता है? एंजल फॉल्स है, कावेरी फॉल्स है, विक्टोरिया फॉल्स है या नायग्रा फॉल्स है? जल्दी से मुझे इसका आंसर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। लेट्स सी, देखते हैं कौन आंसर देगा। बताएंगे कुछ आप आंसर? देखिए इसका, अब ये क्योंकि द स्मोक ऑफ दैट थंडर्स है ना, तो ये नाम क्या है? अंग्रेजों का। ठीक है, तो नेचुरल सी बात है, वाटरफॉल जब भी इनमें ज्यादातर आपको नगरे, तो उस टाइम एक रानी के हिसाब से याद कर लो, वो थंडर जैसी थी, यानी विक्टोरिया। विक्टोरिया जो थी वो बहुत ही कड़क टाइप की कही जाती है रानी थी उस समय। तो अगर हम बात कहें तो यहाँ पर भी हम इसको क्या कहेंगे? जोड़ देंगे इससे कि थंडर से जोड़ दो विक्टोरिया को, तो हमें पता लग जाएगा वाटरफॉल कौन सा था जिसको द स्मोक दैट थंडर कहा जाता है, विक्टोरिया फॉल्स को।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? सबसे पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, यानी नोबेल प्राइज अवार्ड दिया गया, वो कौन से पहले भारतीय थे? जल्दी से आप मुझे इसका आंसर बताएं। देखिए, सबसे पहले जो भारतीय थे जिनको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था वो था लिटरेचर के क्षेत्र में, और वो सम्मानित किया गया था हमारे अपने प्यारे से रविंद्रनाथ टैगोर जी को, जो कि बहुत अच्छा एक स्कूल चला रहे थे, शांति निकेतन, जिनके बारे में आपने सुना होगा। सेकेंड थिंग, इन्होंने हमारे देश का नेशनल एंथम जनगण मन लिखा हुआ है। तीसरा, इनकी बहुत सारी कविताएं जिनमें गीतांजलि बहुत फेमस हुई थी, तो ये हमारे फेमस लिटरेचर के क्या है, जनक, हमारे यहाँ भी कह सकते हैं। वैसे तो हमारे यहाँ फादर ऑफ लिटरेचर में अगर देखा जाए, शेक्सपियर के तौर पे कंपेयर किया जाए तो कालिदास को किया जाता है, बट वैसे कंट्रीब्यूशन रविंद्रनाथ टैगोर का मॉडर्न एरा में बहुत ज्यादा है। हम प्रीवियस एरा की बात नहीं करें, हम मॉडर्न एरा की बात करें, क्योंकि नोबेल प्राइज मॉडर्न एरा में, कालिदास के टाइम में कोई नोबेल प्राइज से सम्मानित नहीं किया जाता था, ठीक है, उनको राजा सम्मानित करते थे। नेक्स्ट, who gave the quote the mind is everything what you think you become? as ये वाली कोट की माइंड ही सब कुछ है, यानी हमारा दिमाग ही सब कुछ होता है, आप जैसा सोचोगे वैसे ही बनोगे। तो देखो, बुद्धा ने कहा था, जीसस क्राइस्ट ने कहा था, दलाई लामा ने कहा था, स्टीव जॉब्स ने कहा था। जल्दी से इसका आंसर देखते हैं। देखिए, माइंड इज एवरीथिंग, यानी हमारे दिमाग में ही सब कुछ होता है। अगर हमारे दिमाग में ही सब कुछ होता है तो एक चीज सोच के देखें, हम जैसा सोचेंगे वैसे बन जाएंगे, तो ये बात कौन कह सकते हैं? ये बात वो कह सकते हैं जिन्होंने संसार के अंदर ये जान लिया था कि भाई हमारे दुखों का कारण हमारी इच्छाएं हैं। अब सोचो वो कौन थे जिन्होंने संन्यास राजपाट छोड़कर जो चले गए थे वन में घूमते हुए, और वहां पर उनको पता लगा कि भाई हम इंसान का, जिन्होंने 7 साल तक एक पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की, और उनको फिर क्या हुआ, प्राप्त हुआ था क्या, ज्ञान। बोधिया पेड़ के कौन थे? गौतम बुद्ध। जी हाँ, तो ये कोटेशन किसने दी हुई है? गौतम बुद्ध ने दी हुई है कि जैसा व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचोगे वैसे ही आप बन जाओगे। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया? इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या मतलब देता है? पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, द पीपल लिविंग इन इंडियन स्टेट आर दैट स्टेट सिटीजन, कि भाई जिस स्टेट में वो रहते हैं उसी स्टेट के सिटीजन होंगे। नहीं, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है, हम चाहे तो स्टेट बदले तो हम स्टेट दूसरी स्टेट के भी सिटीजन बन सकते हैं, तो ऐसा हमारा ये रॉन्ग हो गया, ये कॉन्सेप्ट हमारे गलत है। ऑल द पीपल लिविंग इन इंडिया आर कंट्री सिटीजन, दैट्स अ राइट आंसर, कि भाई जितने भी भारतीय लोग जो भारत में रह रहे हैं वो सारे किसके नागरिक हैं? भारत देश के नागरिक हैं। वो ना तो किसी स्टेट के हैं नागरिक, ना किसी धार्मिक ग्रुप के नागरिक हैं, ना ही वो किसी भी संस्था के नागरिक हैं। तो इसका मतलब ये हमारा सही है। द पीपल यूनियन टेरिटरी, यानी कि हमारी केंद्र शासित जो प्रदेश है वो इनको साथ में, तो नहीं, ये भी यूनियन टेरिटरीज वाला भी नहीं होगा। The country does not give citizenship to people who migrate to India from outside. ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हर कंट्री में माइग्रेट करके आने वाले लोगों को भी क्या दी जाती है? सिटीजनशिप दी जाती है पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। अलग अलग देशों में इसका टेन्योर अलग अलग बना है, तो भारत में भी बना हुआ है, तो ये भी गलत बात है। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कि जितने भी लोग भारत में रह रहे हैं वो भारतीय लोगों की सिटीजनशिप, यानी वो भारत की सिटीजनशिप लेंगे, किसी स्टेट किसी रिलीजन की नहीं लेंगे। हमारी पहचान ना हमारा धर्म है और ना हमारा राज्य है, हमारा पहचान हमारा देश है। तो इसीलिए हमारे यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है। अदरवाइज कई जगहों पर तो क्या होता है, अलग अलग चीजों से भी सिटीजनशिप ली जाती है। ऑन विच डेट वाज गांधी जी's बॉडी क्रिमेटेड? किस दिन में उनको क्या किया गया था? शमशान भूमि में क्रिमेट किया गया था। 6 अप्रैल 1948, 30 जनवरी 1948, 31 जनवरी 1948, या नन ऑफ द अबव? थोड़ा सा सोच के देखिए कि उनकी मौत कब हुई थी। अगर हम बात करें तो गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? भाई आजादी के बाद ही हुई थी, नाथूराम गॉडसे ने उनको गोली मार दी थी, तो वो दिन था कौन सा? जनवरी में था। और जनवरी के अंदर अगर हम बात करें तो 30 जनवरी को शायद उनका हुआ था, और क्रिमेटेड जो था उनका हुआ था 31 जनवरी, क्योंकि एक दिन के बाद उनकी पूरी वो रखी गई थी ना, 3 बैठक रखी गई थी, तो 31 जनवरी 1948 को उनको क्रिमेटेड किया गया। आगे चलेंगे नेक्स्ट पे। व्हिच इज द नेशनल गेम ऑफ यूएसए? यूएसए का नेशनल गेम क्या है? जल्दी से देखो कौन सा हो सकता है यूएसए का नेशनल गेम? यूएसए ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो भाई क्रिकेट, हॉकी, हॉकी तो इंडिया का है, हम जानते हैं हमारा नेशनल गेम है। तो इसका आंसर है आपका बेसबॉल। बेसबॉल जो है वो यूएसए का क्या है? नेशनल गेम है। आप थोड़ा सा देश के गेम्स के बारे में भी जानिएगा। किंग अशोका वॉज अ फेमस रूलर ऑफ द एम्पायर। कौन से एम्पायर का था, यानी कौन से
उसका कहा जाता है कि डायनेस्टी, अगर हम वंश की बात करें तो कौन सा था, गुप्ता था, चोला था, मुगल था या मौर्यन था। देखो अशोका का नाम हमेशा कौन से एम्पायर में आता है, किस उसके वंशज कौन थे, महान वंशजों में आता है चंद्रगुप्त मौर्य, है ना। उसके बाद में उसके फादर का, फिर उसके बाद अशोका का पीरियड। तो यहाँ पर इसका मतलब मौर्यन एम्पायर के लिए हम लोग जानते हैं किंग अशोका को। गुप्ता में समुद्रगुप्त वगैरह का नाम आता है, चोला किंगडम अलग था, और मुगल्स में अगर हम देखें तो बाबर से लेकर कहां तक आ सकते हैं हम लोग, औरंगजेब तक। और लास्ट इंडिया के जब इंडिपेंडेंट हुआ था तब उस वक्त लास्ट एक मुगल एम्परर था बहादुर शाह जफर सेकेंड, जिसको कहा गया था। आगे चलते हैं नेक्स्ट। Who was the first woman governor of a state in independent India? जब भारत आजाद हुआ था तो पहली भारतीय वो महिला कौन थी जिसको हमारे यहाँ पर क्या बनाया गया, गवर्नर बनाया गया था स्टेट का? प्रतिभा पाटिल, ना शी वॉज द प्रेसिडेंट, ठीक है ना। सरोजनी नायडू, इंदिरा गांधी, शी वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर अरुणा आसफ अली और सरोजनी नायडू में से आप बताइए, बाकी दो का तो छोड़ दीजिए क्योंकि बाकी दो के बारे में मैंने आपको बता दिया है। 11th नंबर क्वेश्चन का आंसर में या तो बी और या फिर डी। अब आप क्या देखते हैं क्या आता है 11th का आंसर, सोचिए भाई। देखो ये तो भी रिसेंटली बनी थी तो छोड़ दीजिए इनको, इनको 2009 का पीरियड था इनका लगभग जब ये थी। उसमें इंदिरा गांधी हमारे लगभग 1965 और 67 के आसपास का टाइम पीरियड रहा है। अब इनका गवर्नर ऑफ स्टेट, तो गवर्नर ऑफ स्टेट में ये दोनों थी जो आजादी से जुड़ी हुई थी, लेकिन अरुणा आसफ अली वॉज थी, क्या थी वो, एक सोशलिस्ट थी। सरोजनी नायडू का रिकॉर्ड आता है किसके अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर। जी हाँ, पॉलिटिक्स में सरोजनी नायडू का, अरुणा आसफ अली का भी है रिकॉर्ड लेकिन नॉट एज सम गवर्नर एट दी इन दिस टाइम। इनका जो आता है पॉलिटिक्स में पोजीशन की आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको बनाया गया था पहली गवर्नर ऑफ स्टेट के तौर पे। नेक्स्ट की बात करते हैं, which of the following is the job of a physiotherapist? फिजियोथेरेपिस्ट जो होता है, फिजियो का मतलब बॉडी से रिलेटेड है और उसको थेरेपी देने का काम जो करता है वो उसका काम होता क्या है, रिहैबिलिटेट इंजर्ड पर्सन, यानी कि जो पर्सन की चोट लग गई है उसको वापस से रिकवर करवाना, क्योर पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसऑर्डर मसल्स, जो जॉइंट्स वगैरह हिल जाते हैं, मसल्स हिल जाती है उनको सही तरीके से एडजस्ट करना, रिहैबिलिटेट पर्सन आफ्टर, किसी का ऑपरेशन होने के बाद उसकी जो बॉडी होती है उसके लिए प्रोटेक्शन, मतलब उसको प्रोवाइड करना, मसाज वगैरह कंडक्ट जो भी उसके ऊपर जरूरत होता है उसके लिए रिहैबिलिटेट करना। तो देखो इन सब में देखा जाए तो तीनों में फिजिकल एक्टिविटी तो आ ही रही है, फिजिक की बात हो रही है ना, फिजिक की बात हो रही है। तो फिजिक की बात अगर हम करें तो फिजिक का मतलब क्या हो गया, सिंपल सा हो गया कि इन सब में वो फिजिकल, तो इसका मतलब ऑल ऑफ दी अबव इसका आंसर है, क्योंकि वो सारे काम कर रहा है। ऑपरेशन के बाद भी लोगों को फिजियोथेरेपिस्ट की जरूरत पड़ती है, ऑपरेशन से पहले भी, चोट लगने पर, बचपन में भी, हर जगह पर फिजियोथेरेपिस्ट की कहीं ना कहीं छोटी मोटी चोट लगती है, बोन्स का डिसऑर्डर हो जाता है किसी भी तरह का, तो उसमें जरूरत पड़ जाती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज डार्क कॉन्टिनेंट? ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जिसको डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है? सोच के देखिए, डार्क, डार्क क्यों होगा वो, डार्क क्यों होगा, जमीन काली होगी? नहीं, लोग काले होंगे, ऑब्वियस सी बात है ना। डार्क कॉन्टिनेंट के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, वो कॉन्टिनेंट जहां के सारे लोग बहुत डार्क ही हैं, मतलब उनका कलर बहुत डार्क स्किन वाला, तो डार्क कॉन्टिनेंट। आप वहां जाओगे तो आपको मिट्टी भी काली, लोग भी काले ऐसे दिखेगा। तो कौन सा है? अंटार्कटिका तो भाई है ही नहीं, नामो निशान ही नहीं है, दुनिया का सबसे ठंडा और बिल्कुल ड्राइस्ट एरिया है, और यहाँ पर तो ना बंदा ना बंदे की जात मिलता है, ठीक है ना। साउथ अमेरिका, अमेरिका बोलते हैं तो गोरे चिट्टे लोग हैं तो होगा नहीं। साउथ अफ्रीका, नहीं। अफ्रीका, यस, अफ्रीका जो है ये है डार्क कॉन्टिनेंट कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक तो देखिए बहुत ज्यादा क्या है, ह्यूमिडिटी की वजह से सॉइल भी बहुत ज्यादा डार्क है, प्लस में यहाँ की ह्यूमिडिटी की वजह से आपको बहुत ज्यादा क्या मिलेंगे, घने जंगल मिलते हैं जो कि सूरज की किरणों को नीचे पहुंचने ही नहीं देते। सो हम सिंपल सी बात कहें तो अफ्रीका इज द डार्क कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी? विटामिन सी का केमिकल क्या होता है? केमिकल विटामिन जो नेम है वो विटामिन सी का क्या रहेगा केमिकल का? एस्कॉर्बिक एसिड होगा, कैल्शियम ऑक्साइड होगा, सोडियम कार्बोनेट होगा या मिथेन होगा? चलिए देखते हैं फटाफट से आंसर को। 14 नंबर आंसर एस्कॉर्बिक एसिड। इसको क्या नाम दिया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड दिया जाता है विटामिन सी के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, अर्थ हैविंग हाउ मेनी स्फीयर? हमारे अर्थ पे कितनी स्फीयर्स है ना? हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, तो कितनी स्फीयर हो जाती है हमारी कुल मिला के? 15 का आंसर देखो, सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर एक्सोस्फेयर, 4 स्फीयर है। थर्मोस्फेयर भी होती है, थर्मोस्फेयर भी होती है, थर्मोस्फेयर शायद इसके बीच में ही आती है ना, उसको काउंट नहीं किया जाता।
तो कितनी स्फेयर हो गई? 4 स्फेयर्स, तो 4 स्फेयर इसमें, 4 इसका क्या हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। व्हाट मेथड डिड गांधी फॉलो टू गेट हिज, अपनी चीजों को अप्रोच कराने के लिए गांधी ने कौन सा रास्ता अपनाया था? अहिंसा यानी नॉन वायलेंस का, बाइकट बहिष्कार मूवमेंट, या फास्टिंग की थी? नन ऑफ द अबव। तो देखो उनका एक ही था, नॉन वायलेंस। हम गांधी जी को हमेशा एक ही चीज के लिए जानते हैं, वो है नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट। उन्होंने कहा अगर आपके गाल पे कोई एक थप्पड़, आपके एक गाल पे अगर कोई थप्पड़ मारता है तो दूसरा गाल भी आप उसके पेश कर दीजिए आगे, कि उसका गुस्सा निकल जाए। आपने वो देखी होगी मुन्ना भाई एमबीबीएस वाली एक मूवी आई थी जिसके अंदर गांधी जी की आत्मा जो थी वो संजय दत्त को देखती रहती है, एंड इन दैट केस फिर वो क्या करता है, उसको देख देख कर चलता रहता है ना। तो उसी तरीके से नॉन वायलेंस जो है वो उसको बात का, तो नॉन वायलेंस उन्होंने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 617। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द, जो प्रेसिडेंट होता है भारत का वो क्या होता है? हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द स्टेट होता है, हेड ऑफ इंडिया होगा या हेड ऑफ कैबिनेट होगा? तो देखिए सीधा सिंपल है, हेड ऑफ स्टेट। इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंडिया को पहले स्टेट, पहले नेशन कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टेट कॉन्सेप्ट था, तो स्टेट के हिसाब से हम प्रेसिडेंट को स्टेट का ही हेड कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। दार्जिलिंग इज वेल नोन फॉर, दार्जिलिंग किसके लिए फेमस है? वैसे दार्जिलिंग और असम वगैरह के जब भी नाम आते हैं हमारे दिमाग में एक ही चीज घूमती है, टी एंड कॉफी, है ना। लेकिन यहाँ वो नहीं है, तो हम भूल के भी इस पे ना जाएं, दिमाग ही ना लगाएं। अब देखें यहाँ पर, क्योंकि ये इसके किसके लिए दे रहा है? नेचुरल जो सीनरी है ना उसके लिए पूछ रहा है। नेचुरल सीनरी से रिलेटेड जैसे टॉय ट्रेन है, वहां की सनराइज है जो आपको टाइगर हिल से देखने को मिलता है, या क्लीन फ्रेश माउंटेन एयर है, या सारे। तो सबसे ज्यादा दार्जिलिंग जो फेमस है वो है टॉय ट्रेन, खिलौने वाली जैसे ट्रेन होती है ना वो, क्योंकि वहां की वो ट्रेन जो है बहुत ही स्वीट सी लगती हैं, एकदम ऐसा लगता है खिलौने टाइप के, और उसमें बहुत अच्छी खारी, मतलब बहुत अच्छे तरीके से ट्रैवलिंग का बहुत मजा लिया जाता है। नेक्स्ट आता है, हु वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का अकेला भारतीय गवर्नर जनरल कौन था जो इंडिया में था? इंडियन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, चक्रवर्ती राजा गोपालचरी थे, लॉर्ड माउंटबेटन था, या फिर सरोजनी नायडू। देखो वो वाज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इंडियन बोला जा रहा है तो आप दिमाग लगा लो इसमें क्या हो सकता है। ऑब्वियस ही बात है, इंडियन बोला जा रहा है तो लॉर्ड माउंटबेटन तो होगा नहीं क्योंकि तो अंग्रेज था। अब इसका आंसर क्या होगा? 3 जितने बचे हैं, इसको हमने बोला भारत देश की पहली गवर्नर बनाया गया था तो इसको भूल जाइए। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फर्स्ट हमारे क्या थे? प्रेसिडेंट थे। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट अगर ये बन गए तो बचे कौन? सी राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी जो थे वो कौन थे हमारे यहाँ पर? वो थे हमारे यहाँ के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं। द रिवर्स विच मीट एट अलाहाबाद आर, जो नदियां अलाहाबाद में मिलती हैं वो कौन सी है? गंगा और बेतवा है, गंगा और सोन है, यमुना और सोन है, या यमुना और गंगा है? जल्दी से देखते हैं, आंसर बताएं आप। लेट्स गिव द आंसर, देखें बच्चे क्या आंसर बताते हैं। देखिए इलाहाबाद में किसका संगम होता है भाई? बेतवा सोन का तो हटा ही दो, हमेशा किसके लिए इलाहाबाद माना जाता है? गंगा और यमुना के मिलन के लिए ही इलाहाबाद की है ना, डुबकी लगाते लोग जाके, जैसे गंगा यमुना एक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ड्यूरिंग विच वॉर डिड फ्लोरेंस नाइटिंगेल बिकम फेमस? फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन से युद्ध के दौरान बहुत ज्यादा फेमस हुई थी? कोरियन वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 100 ईयर्स वॉर, या क्रिमीन वॉर पे? क्राइमीन वॉर पे, जल्दी से बताएं। देखिए कोरियन वॉर तो नहीं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी नामो निशानी नहीं था फ्लोरेंस नाइटिंगेल का, 100 ईयर्स वॉर नहीं था। इसमें आप डालिए सीधा सा लास्ट वन, डी ऑप्शन है क्राइमीन वॉर, इसके अंदर उनको फेमस किया गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज यूजेस इट्स रुपीज एज द करेंसी? भाई ऐसे कौन से देश हैं जो रुपीज को अपने, यानी रुपी को अपने देश की करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं? देखो भारत तो है ही, मान के चलो हम तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं। अब भारत के अलावा जो देश है वो कौन से हैं? पाकिस्तान भी है, श्रीलंका भी है, इसके अलावा मॉरिशस है, नेपाल है और सिसिलियन है। तो ये सारे क्या करते हैं देश? अभी भी रुपीज यानी RS को क्या करते हैं? एज अपनी करेंसी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव या ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आते हैं, द जर्मन जनरल एरविन नॉरग्रॉमन वाज निकनेम, इनका निकनेम क्या रखा गया था? जल्दी से बताएं, क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर रहे हैं। देखो एरविन रॉमेल है, रॉमेल रॉमेल यानी लोमड़ी से रिलेटेड थोड़ा सा चल रहा है, तो हम इसको नाम दिया था डेजर्ट फॉक्स। जी हाँ, इनको नाम दिया गया था डेजर्ट फॉक्स। डेजर्ट फॉक्स के नाम से जाना जाता है जर्मन के जो जनरल एरविन रॉमेल थे। चलिए, विच कंट्री हैज द लार्जेस्ट लैंड एरिया इन द वर्ल्ड? कौन सा ऐसा देश है जिसका लैंड एरिया सबसे ज्यादा है वर्ल्ड में? ब्राजील, रशिया, चाइना और ऑस्ट्रेलिया? बताएं।
ब्राजील, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और चाइना। क्वेश्चन नंबर 24 है। देखते हैं क्या बताएंगे। देखो लार्जेस्ट जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड में वो है सबसे ज्यादा रशिया का। जी हाँ, रशिया जो है वो अकेला ऐसा है जिसका एरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की हम बात करेंगे गिव द स्लोगन करो या मरो, डू और डाई। ये किसने स्लोगन दिया था? डू और डाई बताइए। एम के गांधी का था, इंदिरा गांधी का था, अरुणा आसफ अली का था या जवाहरलाल नेहरू का था? अगर आपको याद हो, डू और डाई का जो था वो क्विट इंडिया मूवमेंट जब हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। जब हमारे गांधी जी बहुत परेशान हो गए थे कि भाई अब तो इतनी हो गया, इतना सब कुछ हो गया, अभी भी हमें क्या नहीं हो रहा है, आजादी नहीं मिल रही है, तो दैट वाज द फर्स्ट स्लोगन which represent that Gandhi also gave the permission कि अब करो या मरो, मुझे तो आजादी चाहिए। तो ये पहला ऐसा स्लोगन था जो किसने दिया था? मोहनदास करमचंद गांधी जी ने दिया था। इंदिरा गांधी वाज नॉट, अरुणा आसफ अली भी नहीं थे, नेहरू भी नहीं थे। ठीक है, तो करो या मरो का कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पर। 26 is the chemical name of aspirin. एस्पिरिन का केमिकल नेम क्या हो सकता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, एसिटिल साइलिक एसिड, जिंक कार्बोनेट और सिलिकॉन कार्बाइड। जल्दी से बताएं, इज द केमिकल नेम ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन का केमिकल नेम। थोड़ा सा साइंस वाला पोर्शन है ना, बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। केमिकल्स का जैसे ही नाम आ जाए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है। तो इसका आंसर है बी, एसिटिल सैलिसिक एसिड। नेक्स्ट पे चलते हैं। वॉज द ग्रेटेस्ट टेस्ट बैट्समैन ऑफ द ऑल टाइम। भाई कौन सा ऐसा महान टेस्ट बैट्समैन था जो टेस्ट बहुत अच्छे खेलता था हमेशा के? सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, डोनाल्ड ब्रैडमैन और मुतैया मुरलीधरन। मुतैया मुरलीधरन वाज माय फेवरेट वन एंड दैट टाइम। उसकी बॉलिंग स्पीड भाई साहब खतरनाक थी, और वो जब बॉलिंग करता था सामने वाला एक बार तो डर ही जाता था, क्योंकि उनका बहुत ही भयानक सा फेशियल एक्सप्रेशन होता था। खतरनाक थे, श्रीलंका के थे ना, इसलिए। तो जल्दी से बताएं 27 का आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? देखिए इसमें सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर नहीं है, इसमें है डोनाल्ड। डोनाल्ड जो थे वो टेस्ट बैट्समैन थे और जो बहुत वर्ल्ड फेमस हुए थे अपने ऑल टाइम के समय, ग्रेटेस्ट थे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच रेंज इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड सिचुएटेड। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी किस रेंज में? एवरेस्ट में, हिमालयस में, वेस्टर्न घाट में या एंडीज में? जल्दी से इसका क्वेश्चन को समझना, उसके बाद बात करना। पहले आपको क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। इसने बोला है कौन सी रेंज के अंदर आता है, इसने ये नहीं पूछा कि कौन सा है। अक्सर बच्चे क्या देखते हैं, हाईएस्ट पीक की बात करिए, हम एवरेस्ट पे लगा देते हैं, लेकिन इसने बोला है कौन सी रेंज के अंदर आता है, तो रेंज है हिमालयास। हिमालयास के अंदर माउंट एवरेस्ट आता है, जो रेंज के अंदर आता है, और वहां पर ये सबसे ऊंची चोटी है। तो ये ध्यान रखिएगा, इसने रेंज का बोला है, ना कि इसने पूछा हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, नहीं बोला। तब तो हम सीधा माउंट एवरेस्ट लगा सकते थे, लेकिन इसने बोला इन विच रेंज, कौन सी रेंज में हाईएस्ट पीक, वो कौन सा है? हिमालयास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या पूछता है। इन विच प्रेजेंट डे इंडियन स्टेट डिड द चोला एम्पायर ओरिजिनेटेड। यानी आज की वो कौन सी स्टेट है भारत की जिसमें पहले चोला एम्पायर का जन्म हुआ? तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या कर्नाटक? थोड़ा सा सोचो, पता लग जाएगा चोलास कहाँ थे। देखो चोलास कहाँ थे, उड़ीसा की साइड में नहीं थे, उड़ीसा उस टाइम था नहीं। महाराष्ट्र में मराठाओं का दौर था। कर्नाटका में लगभग थोड़ा सा इंपैक्ट हमारे अगर देखें तो इधर है, इस तरफ आ जाता है, तो तमिलनाडु। यस ऑब्वियसली तमिलनाडु इज द प्रेजेंट डे स्टेट, जो एक जमाने में किसका जन्म स्थल, मतलब ओरिजिनेशन कहाँ किसका हुआ था? चोला एम्पायर का। नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर इनकरेक्टली। नेशनल एम्बलम क्या होता है? नेशनल एम्बलम होता है जिसमें हमारे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। यस एग्जैक्टली सही है। नेशनल एंथम, it was written by Bankim Chandra Chatterjee. No. National song, it was composed by Rabindranath Tagore. No. National animal, wild elephant. No. तो इसका मतलब हमारा आंसर है बी सी डी, जो करेक्टली पेयर्ड नहीं है, गलत है। नेशनल एंथम ये ऐसा क्रॉस कर दो और वाइल्ड एनिमल की जगह यहाँ टाइगर का नाम लिख दो, बस। सिंपल लॉजिक, सिंपल फंडा ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट स्पेस स्टेशन वाज। दुनिया का पहला फर्स्ट स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? जल्दी से बताएं। दुनिया का पहला है भाई, पहला 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 पहला
जल्दी से देखते हैं, हब्बल, स्पुतनिक, सैल्यूट फर्स्ट, कोलंबिया। 31 का आंसर, जी इसका आंसर है सी, सैल्यूट फर्स्ट। सैल्यूट जो फर्स्ट था वो इंडिया का फर्स्ट स्पेस स्टेशन था। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। When was the India China war fought? भारत और चाइना का वॉर वैसे तो लगभग होता ही रहता है जैसे जब देखो, लेकिन फिलहाल इन दोनों थोड़ा सा काफी लंबे टाइम से शांत चल रहा है। तो इंडिया और चाइना का जो वॉर था वो कब हुआ था? 1798, 1799 में, अप्रैल सितंबर 1965 में, अक्टूबर 1947, 90 जनवरी 1949 में, अक्टूबर दिसंबर 1962। थोड़ा सा देख लो, समझ लो, अच्छे से बता दो इसका आंसर, आंखों के सामने ही है, ज्यादा हमें सोचने की जरूरत नहीं है। देखो, ये हुआ था 1962, अक्टूबर दिसंबर 1962 जो है वो इसका रेंज है, जिसके अंदर हमारा इंडिया चाइना का वॉर हुआ था, और बहुत अच्छे वाला तगड़े वाला वॉर हुआ था। चलिए, जिसमें जीते तो ऑब्वियसली हम ही थे, और कौन जीतता है। द फर्स्ट ऑफ डिसंबर इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंटरनेशनली बाय डिस्प्लेइंग अ रेड रिबन। व्हाट इज दैट डे इज नोन बाय? रेड रिबन जो होता है, रेड रिबन का इस तरीके का जो सिंबल होता है, उससे इसको क्या किया जाता है? फर्स्ट डे जो दिसंबर की फर्स्ट तारीख है, आज पहली तारीख है, मीठा है खाना, एडवर्टाइजमेंट आता है डेयरी मिल्क का, तो पहली तारीख को दिसंबर का कौन सा डे मनाया जाता है? 33 का आंसर जल्दी से बताएं। वर्ल्ड्स एड्स डे, यस, वर्ल्ड्स का एड्स डे। एड्स एक ऐसी बीमारी है जो कि वायरस से होती है, बट इसका एक ये है कि ये कम्युनिकेबल नहीं है, बस इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। द एब्रिविएशन ओएस इज यूज्ड इन कंप्यूटर फील्ड नेमिंग्स, यानी कि ओएस जो होता है वो किसके लिए आता है? ऑप्टिकल सेंसर के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ओपन सिस्टम के लिए, ओपन सॉफ्टवेयर के लिए। तो सिंपल है, ओएस जो होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सेंसर इसमें नहीं होते क्योंकि कंप्यूटर की फील्ड की बात हो रही है। ऑप्टिकल सेंसर नहीं, ओपन सिस्टम नहीं होता, ओपन सॉफ्टवेयर नहीं होता, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, विच अवार्ड इज गिवन फॉर द मोस्ट कॉन्स्पिशियस ब्रेवरी, डेयरिंग, वेलर और सेल्फ सेक्रीफाइस ड्यूरिंग पीस टाइम इन इंडिया? कौन सा अवार्ड दिया जाता है बहादुरी के लिए या सेल्फ सेक्रीफाइस, खुद को देश की शांति बनाए रखने के लिए करने के लिए? महावीर चक्र, शौर्य चक्र, कीर्ति चक्र या अशोक चक्र? सोच के देखिए कौन सा हो सकता है महान वो चक्र जो हमें दिया जाए। भाई महान कौन था इन सब में? महावीर थे, शौर्य था, कीर्ति था या अशोक था? अशोका द ग्रेट। तो याद रखिए, अशोक जो होता है वो बहादुरी के लिए माना जाना जाता है। वो एक ऐसा राजा था जो कभी किसी से लास्ट तक डरा नहीं था। उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे और फाइनली अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचा, और एंड तक उसका नाम बहुत महानों में माना जाता है, अशोका द ग्रेट, इसी तरीके से अकबर द ग्रेट। तो देखो, ए नाम वाले सारे ग्रेट ही नहीं होते क्या? गुड ना? हाँ, ए नाम वाले सारे ग्रेट होते हैं। तो देखिए, अशोक जो था, अशोक चक्र जो है वो हमारे यहाँ पर हम उसको मान सकते हैं, सॉरी, वो ही हमारे यहाँ पर दिया जाता है ब्रेवरी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, who won the battle of बक्सर for the ईस्ट इंडिया कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बैटल ऑफ बक्सर किसने जीता था? मीर कासिम ने, रॉबर्ट क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने या हेक्टर मुनरो ने? आप इसका आंसर देखिए, 36 का आंसर है ना। जल्दी से देखें फटाफट से। हेलो, या आई थिंक आप सबको आवाज आ रही है मेरी अच्छे से। तो वो ऑन द बैटल ऑफ बक्सर, तो बैटल ऑफ बक्सर देखिए किसने जीता था ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए? 36 का आंसर देखेंगे हम फटाफट से। 36 का आंसर है आंसर नंबर डी, हेक्टर मुनरो। उस टाइम जो मुनरो था उसने क्या किया था? जीता था बैटल ऑफ बक्सर, किसके लिए? ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और बैटल ऑफ बक्सर किसके खिलाफ था? सिराजुद्दौला वगैरह के खिलाफ, जो पूरी दीवानी लेने वाले थे लोग, उसके लिए था। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट। Which author created the famous detective character Sherlock Holmes? हाय हाय, ये सबसे ज्यादा फेवरेट है मेरा, Sherlock Holmes बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसकी कहानियां पढ़ने के बाद मन में एक बार तो इच्छा जरूर जागृत होती है कि यार एक बार तो खुद भी एक डिटेक्टिव बन ही जाते हैं Sherlock Holmes। हर घर में एक डिटेक्टिव होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारे घर में भी कोई ना कोई Sherlock Holmes होगा ही। तो आर्थर कैनन डॉयले था, एच.जी. वेल्स था, जॉर्ज इलियट थी, इलियट था, जूल्स वर्न थे। जल्दी से देखिए इसका क्या आंसर होगा क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर, यस, आर्थर कॉनन डॉयल।
ये जो है इन्होंने ही शर्लॉक होम्स नाम के कैरेक्टर को जन्म दिया था और बहुत फेमस भी हुआ था ये कैरेक्टर वर्ल्ड के अंदर। आज भी बहुत फेमस है, अभी भी शर्लॉक होम्स को उतने ही क्रेज के साथ पढ़ा जाता है। इनके जो चैप्टर्स होते हैं इंग्लिश के, हर एक क्लास के अंदर एक चैप्टर तो आपको शर्लॉक होम्स का मिल ही जाएगा इंग्लिश की एक बुक के अंदर। बिल्कुल ऑब्वियस है, ये नॉर्मल सी बात है। Which of the following is the duty of the prime minister? प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी क्या होती है रिगार्डिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पर सारी चीजें प्रेसिडेंट से रिलेटेड पूछी गई है। हेल्प द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन यूजिंग हिज पावर, क्या उसकी पावर्स को यूज करने के लिए सिखाना, उनको एडवाइस हेल्प करना। एडवाइस द प्रेसिडेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, ठीक है। कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और ऑल ऑफ द लगभग ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। वैसे ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। विच इज द लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट? पहली बार ड्वार्फ प्लैनेट के पहले हमारे वर्ल्ड के अंदर 9 प्लैनेट्स है ना, मतलब हमारे ये कहा गया था कि पहले सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स है, फिर एक प्लैनेट को लात मार के कह दिया गया कि भैया ये हमारी बिरादरी में नहीं आता है, और उसको उठा के पटक के क्या किस कैटेगरी में डाल दिया गया? ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में। और वो ड्वार्फ प्लैनेट कौन था? वही था जिसको निकाला गया परिवार में से, और वो था बेचारा प्लूटो। प्लूटो को परिवार से बेदखल कर दिया गया और वो बन गया दुनिया का लार्जेस्ट ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ का मतलब बोना, एकदम छोटा टाइप का, जो सोलर सिस्टम की रेंज में नहीं था। Which rank in the Indian Army is next above the rank of brigadier? ब्रिगेडियर के बाद में सबसे बड़ी रैंक इंडियन आर्मी में कौन सी मानी जाती है? लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल। जल्दी से इसका आंसर आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, फटाफट से पता लग जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल नहीं होता, लेफ्टिनेंट जनरल होता है मेजर जनरल। मेजर जनरल इज द नेक्स्ट अबव रैंक ऑफ आफ्टर ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर के बाद। नेक्स्ट आते हैं कोलारा इज कॉज्ड बाय। कोलारा जो बीमारी होती है वो किससे होती है? बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से या मॉस्किटो से? देखो मॉस्किटो से तो मलेरिया होता है, छोड़ दो। पैरासाइट होते हैं जो दूसरे हम पे डिपेंड करते हैं जानवर, तो ये भी नहीं होता जो हम पे चूसते हैं। वायरस ये होता है किसमें? हवा के अंदर ज्यादा मौजूद होता है। और बैक्टीरिया हमें कहाँ होता है? जो डायरेक्टली माउथ से जाता है जब हम वाटर या कोई भी ऐसी चीज ले लेते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है वायरस नहीं है, कोलेरा किससे होता है? बैक्टीरिया से, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। Who was the first India to win the All England Badminton Championship? वो कौन सा पहला भारतीय या भारतीय नागरिक लड़की में था, यानी कौन सी भारतीय महिला या भारतीय पुरुष है जिन्होंने ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था? पंकज आडवाणी, साइना नेहवाल, नरेश कुमार या प्रकाश पादुकोण? पदुकोण सॉरी। तो इसका आंसर क्या होगा 42 का? जल्दी बताएं। 42 का आंसर है प्रकाश पदुकोण, ठीक है ना, इन्होंने ही जीता था। नेक्स्ट हम चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव द भारत रत्न अवार्ड? वो पहला कौन सा इंसान था जिसे भारत में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? सी राजगोपालाचारी, सी वी रमन, डॉक्टर राधा कृष्ण, ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से देखिए, इसमें तो बहुत अच्छा सा आंसर मिल जाएगा आपको। देखते हैं क्या बताते हैं आप। यस, 43 का आंसर है डॉक्टर एस राधा कृष्णन। यस, डॉक्टर एस राधा कृष्णन को पहले वो इंसान थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सॉरी। इंडियाज नेशनल सिंबल इज, भारत का नेशनल सिंबल क्या है? ट्राई कलर, सारनाथ लाइन कैपिटल, भारत माता और द लोटस। देखो लोटस हमारा नेशनल फ्लावर है, ट्राई कलर नेशनल सिंबल नहीं है। ट्राई कलर यानी हमारा तिरंगा जो है वो हमारा अलग चीज है। भारत माता नहीं है, वो नेशनल सिंबल नहीं, उसको तो हम अपने देश को रिप्रेजेंट करने के लिए लेते हैं। तो जो हमारा नेशनल सिंबल है वो है सारनाथ लायन कैपिटल। आपने देखा है ना सिक्के पर इन सब पे 3 शेर बने हुए आते हैं, तो वो हमारा क्या है? नेशनल सिंबल कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर व्हाट अचीवमेंट इज द राइट लाइवलीहुड अवार्ड गिवन? भाई राइट लाइवलीहुड अवार्ड किस लिए दिया जाता है? कौन से काम के लिए दिया जाता है? देखो लाइवलीहुड का मतलब हो गया लोगों के लिए जीवन जीने के लिए कमाई के साधन को बनाना। तो कमाई के साधन को अगर बनाना है तो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन टू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स ऑफ द फेसिंग ऑफ द वर्ल्ड, नहीं। सिलेक्टिंग द करेक्ट लाइवलीहुड, नहीं। सॉल्विंग लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर ऑफ द वर्ल्ड, ये हो सकता है। जनरेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइवलीहुड्स इन अ ईयर, ये भी हो सकता है। तो देखो ये दो तो नहीं होंगे। अब इन दोनों में से देखते हैं, जनरेटिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइवलीहुड्स इन अ ईयर और सॉल्विंग लाइवलीहुड प्रॉब्लम्स ऑफ पुअर पीपल इन द वर्ल्ड। भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइवलीहुड को लेकर आ रहा ना, जनरेट करना, तो उसी के लिए राइट लाइवलीहुड अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं। इन विच एरिया ऑफ इंडिया महाशिवरात्रि इज नॉर्मली सेलिब्रेटेड? देखो महाशिवरात्रि का जो पर्व है वो सबसे ज्यादा भारत के किस एरिया में मनाया जाता है? एरिया का मतलब ये जोन पूछ रहा है, डायरेक्शन वाइज के हिसाब से देखा जाए। नॉर्थ है, साउथ है, बंगाल है, असम है या महाराष्ट्र एंड गोवा है? तो हम सिंपल सी बात करते हैं। देखो
महाराष्ट्र और गोवा जो है इसमें नहीं होता। महाराष्ट्र के अंदर दुर्गा पूजा सबसे, मराठाओं की अगर हम बात करें तो उसमें अलग ट्रेंड है, और गोवा के अंदर अलग ट्रेंड है, तो यहाँ शिवरात्रि का कोई लेना देना नहीं है। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा और असम के अंदर भी है, तो इसलिए छोड़ दो। साउथ में नहीं है शिव के बारे में, साउथ में ज्यादातर विष्णु भक्त ज्यादा होते हैं और हनुमान भक्त ज्यादा होते हैं, तो हम वहां पर ये मानेंगे कि शिव भक्त का कम रहता है। नॉर्थ जो है इज द बेस्ट प्लेस वेयर द मोस्टली द शिवा इज, ये कह सकते हैं शिव की सबसे ज्यादा पूजा की जाती है। और महाशिवरात्रि का पर्व सबसे ज्यादा नॉर्थ इंडिया में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी जो दौर चल ही रहा है, सावन का महीना चल रहा है, इस बार तो 2 महीने का सावन है, इस बार बहुत लंबी लेंथ वाला सावन है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट में। विच वॉज द फर्स्ट कंट्री गिवन वोटिंग राइट्स टू वुमेन? वो पहला देश कौन सा था जिसने अपने देश में औरतों को वोट देने का अधिकार दिया था? जल्दी से देखकर बताएं 47 का आंसर। यस, पहला देश देखो यूएसए नहीं था, जबकि दुनिया में आज वेल डेवलप्ड है। ऑस्ट्रेलिया भी नहीं था, इंडिया भी नहीं था, पहला था न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड वो देश था जिसने सबसे पहले राइट टू वुमेन को प्रमोट किया था अपने देश के अंदर और औरतों को अधिकार दिया। विटामिन डी प्रिवेंट्स, विटामिन डी किससे हमें बचाता है, प्रिवेंट करता है? हेयर लॉस से, डीफॉर्म बोन से, अनीमिया से, ऑल ऑफ दीज से। ज्यादातर इसका है डीफॉर्म बोन्स के लिए। नेक्स्ट की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स लाइज इन केरला? केरला में से इनमें से कौन सी रियल लेक है, यानी कौन सी झील है? वेम्बनाड, चिल्का, लोकतक या बटकाल? जल्दी से करते हैं। 49 का आंसर वेम्बनाड। वेम्बनाड जो है वो झील यहाँ पर मौजूद है, ये इसकी झील है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। What famous classical dance form is known to have started from Tamil Nadu? तमिलनाडु से वो कौन सा क्लासिकल डांस फॉर्म है जो स्टार्ट हुआ था? कथक, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी या मोहिनीअट्टम? मोहिनीअट्टम। जल्दी से आंसर दीजिए। आंसर है इसका यस, देखो तमिलनाडु है। कथक जो है लखनऊ यानी इस एरिया में ज्यादा माना जाता है, नॉर्थ साइड के अंदर। तो तमिलनाडु साउथ का है, तो साउथ में सबसे ज्यादा भरतनाट्यम को फेमस किया गया, तो इसका आंसर है भरतनाट्यम। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने देखा आज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैक्सिममली हमारे इन चारों पांचों एग्जाम्स में पूछे ही जाते हैं, चाहे यूपी सैनिक का, यूपी कुरुक्षेत्र का है, या फिर आप ना इसका ले सकते हो RIMC, RMS, नवोदय, सैनिक। हर एग्जाम के अंदर ये ऐसे क्वेश्चंस लगभग जीके के पूछे जाते हैं। आज हमने 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि आज संडे स्पेशल था, PYQ सेशन था, तो उम्मीद करते हैं कि आज आपको सेशन अच्छा लगेगा। तो छोटा सा एक कमेंट तो बनता है, तो आज प्लीज एक कमेंट जरूर कीजिए, एक लाइक जरूर कीजिए, एंड प्लस साथ ही साथ हमारे इसको शेयर कीजिए ताकि जरूरत लोगों को मिल सके, एंड प्लस में सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को। टिल देन, आज बहुत अच्छा लगा क्लास लेकर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत एंड सायोनारा। गुड नाइट, शब्बा खैर। शुभ